नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। फैमिली फर्स्ट और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। नेशन फर्स्ट और संतुष्टीकरण के प्रति दोहराई प्रतिबद्धता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिका में वापस भेजे गए भारतीयों पर बयान। मामले में अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत जारी। अवैध रूप से चल रहे माइग्रेशन उद्योग के क्रैकडाउन पर सरकार का फोकस। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा प्रमुख के बिगड़े बोल पर भाजपा हमलावर। हार के डर से बौखलाहट का लगाया आरोप। चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर राजनीति करने पर भी साधा निशाना। अमृतसर में गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के मामले में भाजपा की जांच समिति ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। घटना में बड़ी साजिश की जताई आशंका। नागपुर वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से दी मात। इंग्लैंड के 248 रन के जवाब में भारत ने 6 विकेट पर 251 रन बनाकर जीत की हासिल। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त की हासिल। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया तो उनके निशाने पर विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस नजर आई। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के समय हुए कामों का ब्यौरा आंकड़ों के साथ रखा तो कांग्रेस के समय की बदहाली की तस्वीर भी पेश की। पीएम मोदी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर जमकर हमला बोला तो अपनी संतुष्टीकरण की नीति से हो रहे विकास को भी गिनाया। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत में जो शामिल नहीं होगा, देश उसे बाहर कर देगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू रिप्लाई द डिस्कशन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पीएम ने सबका साथ सबका विकास को अपनी नीति बताया। कांग्रेस पर बाबा साहब से नफरत का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि इसी कारण 2 बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है। उनका मुंह सूख जाता है। पीएम ने आपातकाल में किशोर कुमार के गीत आकाशवाणी पर प्रतिबंधित किए जाने, जॉर्ज फर्नांडिस समेत अनेक महानुभावों को हथकड़ियां पहनाने और शाही परिवार के अहंकार के लिए देश को जेलखाना बनाने का भी जिक्र किया। पीएम ने नेहरू दौर की भी ऐसी ही कई घटनाएं गिनाई। कविता गाने मात्र के गुणे में नेहरू जी ने देश के एक महान कवि को जेल में ठूस दिया। बलराज साहनी जी सिर्फ एक जुलूस में शामिल हुए थे, आंदोलन करने वालों के जुलूस में शामिल हुए थे, इसलिए बलराज साहनी जी को जेल में बंद कर दिया गया। लता मंगेशकर जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वीर सावरकर पर एक कविता स्वरबद्ध करके आकाशवाणी पर प्रस्तुत करने का योजना बनाई। इतने मात्र पर हृदयनाथ मंगेशकर जी को आकाशवाणी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। पीएम ने कहा कि आज जातिवाद का जहर फैलाने का प्रयास हो रहा है। 3 दशक तक दोनों सदनों में सभी ओबीसी सांसद मांग करते रहे, लेकिन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। कांग्रेस पर संविधान निर्माताओं की भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पीएम ने यूसीसी का भी जिक्र किया। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं।
लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की इस भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। पीएम ने दूसरे की लकीर छोटी करने को कांग्रेस की नीति बताया। पीएम ने कहा कि इसी कारण लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ जो थे वो भी भाग रहे हैं। देशवासियों का जीवन आसान बनाने से जुड़े प्रयासों का जिक्र करते हुए पीएम ने मध्यम वर्ग के लिए उठाए जा रहे कदम गिनाए। 2013 में 2 लाख तक की आय टैक्स में मुक्ति थी, इनकम टैक्स में 2 लाख तक मुक्ति थी। आज हमने 12 लाख तक टैक्स में मुक्ति कर दी। पीएम ने लाइसेंस परमिट राज की याद दिलाई और अटकाने लटकाने भटकाने को कांग्रेस की नीति बताया। विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना और एफडीआई सुधारों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में बढ़ रहे निर्यात का भी पीएम ने उल्लेख किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लाइसेंस परमिट राज के उदाहरण हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में अपने भाषण में किया। Since it was impossible to work with the system, people learned to work around it. Every license, every permit was procured by corrupt means. A bribe. Well, bribe is the simpler word, I suppose. The economic environment was simply not conducive to efficiency or profitability. We were in a shortage economy. My father waited 15 years to buy a car. राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बीजेपी और एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी के भाषण की जमकर तारीफ की। एनडीए नेताओं ने पीएम के भाषण को विकसित भारत के मिशन को पूरा करने में दिशा देने वाला बताया, तो विपक्षी नेताओं को पीएम के भाषण में नयापन नहीं दिखा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मॉडल और एनडीए के विकास मॉडल की तुलना आंकड़ों के जरिए करके देश के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। लगातार तीसरे कार्यकाल का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ये जनादेश इस बात का प्रमाण है कि जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा, समझा और समर्थन दिया है। वहीं पीएम ने सबका साथ सबका विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कांग्रेस के फैमिली फर्स्ट मॉडल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश का नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण का है और जनता ने विकास के मॉडल को मंजूर किया है। प्रधानमंत्री के भाषण की सत्ता पक्ष ने जमकर तारीफ की, तो वहीं विपक्ष को पुरानी बातों से परेशानी हो रही है। आज के पीढ़ी को कई लोगों को पता नहीं, इसलिए इस भाषण से एक तरह से एनलाइटन हो जाता है। अगर आज भी आफ्टर 75-76 इयर्स आज भी भारत विकासशील देश ऐसे टैग में है, हम 2047 में विकसित भारत बनने का जो हम संकल्प लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जा रहे हैं। आज संकल्प लेने के नौबत इसीलिए आया, कांग्रेस पार्टी ये विकसित भारत बनाने के लिए जो कुछ भी कदम उठाना था वो नहीं उठाया। लाइसेंस राज, तुष्टीकरण, फैमिली फर्स्ट, यही करते गए। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में लोकसभा का हो राज्यसभा का हो, उन्होंने तर्क के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखने का कार्य किया। जहां एक तरफ उन्होंने अपनी सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियां तो रखी ही रखी, साथ ही में अभी तक देश क्यों नहीं आगे बढ़ पाया इसके भी कारण उन्होंने मजबूती से बताने का उन्होंने काम किया। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, ये भाषण बहुत ही अच्छा भाषण था, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतियों के तरफ उन्होंने ध्यान देने का प्रयत्न किया है और वो गलतियां मान्य करके कांग्रेस पार्टी सुधारे, अपने में डेवलपमेंट करे, ये भी उन्होंने आह्वान किया है। सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया, कांग्रेस को बदनाम किया, इतिहास तोड़ मरोड़ कर उन्होंने इतिहास सदन के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी जिक्र किया। पीएम ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों की नीतियों की जमकर आलोचना की। पीएम ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देश के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
अमेरिका में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे 104 भारतीयों को वापस भेजने का मुद्दा राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। इस मुद्दे पर संसद में आज विरोधी दलों ने प्रदर्शन किया तो सरकार की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्थिति स्पष्ट की। विदेश मंत्री ने कहा कि बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को निर्वासित किए जाने की प्रक्रिया नई नहीं है। भारत सरकार अमेरिकी सरकार से पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से करने के लिए संपर्क में है। डॉक्टर जयशंकर ने बीते तमाम वर्षों के आंकड़े भी सामने रखे जब अमेरिका से बिना वैध दस्तावेज वाले भारतीयों को भेजा जाता रहा है। अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों की वापसी का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठा। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को निर्वासित किए जाने की प्रक्रिया नई नहीं है। The process of deportation is not a new one. I repeat, the process of deportation is not a new one and has been ongoing for several years. I would like to share with the House the details of deportation from the United States since 2009. विदेश मंत्री ने अमेरिका से अब तक भारत निर्वासित किए गए लोगों के आंकड़े भी सदन के सामने रखे। उन्होंने कहा कि साल 2009 में 734, साल 2010 में 799, साल 2011 में 597, साल 2012 में 530, 2013 में 515, 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303 भारतीयों को निर्वासित किया गया। उन्होंने इस संबंध में 2024 तक के भी आंकड़े साझा किए। We have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. विदेश मंत्री ने ये कहा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि निर्वासित भारतीय लोगों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। विदेश मंत्री ने बताया कि सरकार का फोकस अवैध रूप से माइग्रेशन उद्योग के क्रैकडाउन पर भी है। इसके साथ ही कानूनी रूप से यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया को भी आसान बनाने की ओर काम किया जा रहा है। Engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. गौरतलब है कि अमेरिका ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे 104 भारतीयों को वापस भेजा था, जिनके साथ व्यवहार को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में मुद्दा उठाया था, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही में गुरुवार को व्यवधान भी देखने को मिला। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। सपा ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए आज संसद में प्रदर्शन किया तो भाजपा ने इस मुद्दे पर सपा को जमकर घेरा है। बीजेपी ने कहा है कि इस सीट पर हार के डर से सपा पहले से ही बहाने खोजने लगी है और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट की लड़ाई बृहस्पतिवार को संसद में गूंजी। उपचुनाव में निर्वाचन आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के सदस्य बृहस्पतिवार को लोकसभा में सफेद चादर लेकर पहुंचे, जिस पर निर्वाचन आयोग लिखा हुआ था। हार के अंदेशे से घबराए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव नतीजों के आने से पहले ही चुनाव आयोग को घसीट लिया और विवादित बयान दे डाला।
अखिलेश ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि निर्वाचन आयोग मर गया है और हमें उसे सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रतिकूल टिप्पणी करके अखिलेश यादव लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक है। जो लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, आरक्षण की बचाने की बात कर रहे थे, वो संविधान द्वारा प्रदत्त चुनाव आयोग के इस संस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी करके डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाजपा ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी द्वारा सदन में किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगने की मांग की। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर उपचुनाव सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया, क्योंकि ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है। मिल्कीपुर सीट सपा नेता अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी। बुधवार को इस सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। समाजवादी पार्टी जहां मिल्कीपुर सीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भाजपा इस उपचुनाव को फैजाबाद में अपनी हार का बदला लेने के अवसर के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद भवन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर बुधवार 5 फरवरी को मतदान संपन्न हो गया है। अब 8 फरवरी को आने वाले नतीजे का सभी को इंतजार है। वोटिंग के बाद आज चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त स्वतंत्र केंद्रीय पर्यवेक्षकों, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के साथ ही रिटर्निंग अधिकारियों की मौजूदगी में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनावी दस्तावेजों की जांच की गई। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस बाज के मुताबिक जांच के दौरान किसी भी उम्मीदवार की ओर से कोई शिकायत नहीं मिलने के कारण पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। वोटिंग के बाद सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए 70 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। ईवीएम मशीनों की निगरानी के लिए अलग से सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के एजेंटों या प्रतिनिधियों को सीसीटीवी फीड के माध्यम से 24 घंटे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से निगरानी करने की अनुमति है। 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए पर्यवेक्षकों, मतगणना सहायकों, माइक्रो ऑब्जर्वर, सांख्यिकी कर्मचारियों और अन्य सहायक कर्मियों सहित करीब 5000 कर्मचारियों को तैनात और प्रशिक्षित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा सचिव से टेलीफोन पर बात की। राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, आज मेरे अमेरिकी समकक्ष पीट हेग्सेथ के साथ टेलीफोन पर अच्छी बातचीत हुई। 25 जनवरी 2025 को नए रक्षा सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति होने की कन्फर्मेशन होने पर उन्हें बधाई दी। हमने चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की और भारत अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तारित और गहरा करने के तरीकों और साधनों की खोज की। हम एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने पर भी सहमत हुए, जिसमें परिचालन, खुफिया, रसद और रक्षा औद्योगिक सहयोग शामिल है। सेक्रेटरी हेग्सेथ के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं।
नई दिल्ली में भारत और स्पेन के रक्षा मंत्रालय के बीच 5वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। बैठक की सह अध्यक्षता संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अमिताभ प्रसाद और रक्षा नीति महासचिव के विशेष सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल पॉलिनो गार्सिया डिएगो ने की। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की। साथ ही समुद्री क्षेत्र सहित कई संयुक्त गतिविधियों की योजना पर भी चर्चा की। दोनों पक्ष प्रौद्योगिकी और आयुध उत्पादन क्षेत्रों में अधिक ध्यान केंद्रित करने पर सहमत हुए। एयरबस स्पेन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड मिलकर C295 परियोजना में काम कर रहे हैं। C295 रक्षा विमान क्षेत्र में पहली मेक इन इंडिया परियोजना है। इस परियोजना से भारतीय और स्पेनिश कंपनियों को एरोस्पेस क्षेत्र में काम करने का प्रोत्साहन मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग से मुलाकात की। यूएनजी अध्यक्ष फिलेमोन यांग का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने उनके नेतृत्व की सराहना की। 20 में न्यूयॉर्क में आयोजित भविष्य के लिए समझौता शिखर सम्मेलन में उनकी अहम भूमिका की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक दक्षिण के हितों की रक्षा करने के लिए भारत के सहयोग को जारी रखने का भरोसा दिलाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, प्रमुख बहुपक्षीय निकायों में शीघ्र और व्यापक बदलाव पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर के समाधि स्थल में आयोजित विनयांजलि समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। अमित शाह ने आचार्य विद्यासागर महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आचार्य जी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के गोधन चरखे के प्रयोग पर जोर दिया। स्वदेशी की भावना के लिए भी किसी का भी विरोध करे बगैर हमारे देश के गृह उद्योग, कुटीर उद्योग और हमारे देश की रोजगारी की चिंता किस प्रकार से हो, इसके बारे में आचार्य जी ने कई लोगों को प्रेरित किया। गोधन हो, चरखा हो, हथकरघा हो या स्थानीय रोजगार हो, ये सभी को वो हमेशा प्रचारित करते रहे और शायद मोदी जी ने इस सारी चीजों को जो संबल दिया है उसमें आचार्य जी की ही प्रेरणा मूल कारण रही है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने NSDC इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में स्थापित ये संस्थान विश्व स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए डिजाइन और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। NSDC इंटरनेशनल अकादमी भारतीय युवाओं और वैश्विक रोजगार अवसरों के बीच अंतर को पाटने के लिए बनाई गई एक ऐतिहासिक पहल है। ये उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में काम करेगा जो जर्मनी, जापान और इजराइल जैसे देशों की कौशल मांगों के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करेगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जर्मनी जाने वाले 11 उम्मीदवारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और NSDC इंटरनेशनल अकादमी का दौरा किया। इसके कार्यक्रमों में शामिल छात्रों के साथ बातचीत भी की, साथ ही केंद्र में मौजूद सुविधाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्किल इंडिया के लिए काफ़ी काम किया है। इससे नौजवानों को न केवल देश बल्कि विदेश में भी रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है। आज ये सेंटर का उद्घाटन हुआ है, किस तरीके से ये युवाओं के लिए बेनिफिशियरी होगा। NSDC एकेडमी का एक बहुत सुंदर कैंपस जहां हम लोग खड़े हैं, आज इस संस्था का उद्घाटन हुआ है और पूरे साल यहाँ बच्चे ट्रेनिंग लेंगे। जापानीज़, इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज हैं। साथ साथ एयरबस की मदद से, जेट विंग्स की मदद से एविएशन रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और केयर गिवर्स, नर्सिस के लिए भी मेडिकल लाइन में जो लोग जाना चाहते हैं। पूरे दुनिया में एक गैप है, वर्कफोर्स में डिमांड्स हैं और हमारे कई देशों के साथ समझौते और करार भी हैं जहां G2G लेवल पे हमने एक मैकेनिज्म तैयार किया है। अब हमारे देश के नौजवानों को आगे आना है,
अपने आप को प्रशिक्षित करना है और ये एक ऐसी संस्था है जो उसमें उनको मदद करेगी। सर, अगर बात करें देश भर की बात करें तो इस तरीके के सेंटर और कहाँ पे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं या जाएंगे, और क्या लगता है आपको कितने युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा? प्लान ये है कि लैंग्वेज कैपेबिलिटी हम अपने हर एक इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर्स में दें। अभी मुंबई में भी एक ऐसा सेंटर है, NSDC एकेडमी का नोएडा में ये कैंपस, जिसकी आज शुरुआत हुई। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़रूरत है स्किल डेवलपमेंट की, जो कि वहाँ का युवा काफ़ी पलायन करता है। क्या ऐसी कोई योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा कुछ एस्टेब्लिशमेंट होगा? ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे बड़ा फुटप्रिंट है हमारा, वो ITI के अंतर्गत है और देश के 1000 ITI को पे बहुत बड़ा निवेश सरकार करना जा रही है। 60,000 करोड़ की परियोजना है और जल्द ही उसको स्वीकृति मिलेगी, जमीन पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। थैंक यू सर। तो बिल्कुल, तो जल्द ही जो है और भी इस तरीके के सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिससे कि युवाओं को स्किल्ड किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को ट्रेन करके, स्किल्ड करके उनको फ्यूचर के लिए कैपेबल बनाया जा सके। कैमरामैन जगमोहन के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, नोएडा। और आइए अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में इस बार तमाम दिव्य और भव्य आयोजन हो रहे हैं। महाकुंभ में इस बार देश भर से आए आदिवासी और जनजातीय समाज की संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। इस आयोजन के दौरान जनजातीय समुदाय के प्रतियोगी कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। जनजातीय समाज कल संगम नोज पर अमृत स्नान भी करेगा। इसके साथ ही युवा कुंभ का आयोजन भी हो रहा है। इस आयोजन के द्वारा जहां जनजातीय समाज के लोग अपनी संस्कृति और कला के बारे में लोगों को बता रहे हैं, वहीं इन लोगों की देश की संस्कृति में सहभागिता पर भी नज़र दिख रही है। महाकुंभ 2025 में दिव्य भव्य आयोजन भी हो रहे हैं। यहाँ पर तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं। इसी में एक खास आयोजन किया जा रहा है, जनजातीय सांस्कृतिक समागम। ये खास तरीके का आयोजन है जिसमें देश भर से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर कितना खास है ये कार्यक्रम, क्या कुछ है इसमें? देखिए, अपने देश में ये तो कहा ही जाता है, जो वास्तव में अपनी जो संस्कृति है वो अभी गाँवों में और वनवास जंगलों में ही है। तो वनवासी समाज में करीब अपने देश भर में 700 के आसपास वनवासी जनजातियाँ हैं। वनवासी कल्याण आश्रम उन सब तक पहुंचने की कोशिश करता है। यहाँ करीब 150 वनवासी जनजातियों के अलग अलग सांस्कृतिक टोलियाँ अब तक आ गई हैं। उनके कल और परसों अलग अलग, सामने कैलासानंद जी का आश्रम है, अवधेशानंद जी का आश्रम है, उत्तम धाम है, कुछ अपने यहाँ पर इनके कल और परसों उनकी प्रस्तुतियाँ होंगी। जो वो अपनी कला संस्कृति है उसका यहाँ पर प्रस्तुति करेंगे कल और परसों। कल प्रातःकाल अवधेशानंद जी के आश्रम से और अपनी संगम नोज तक एक हमारी शोभा यात्रा है, वो हमारा अमृत स्नान है। वो से हम जनजाति अमृत स्नान करके वहाँ से सब जाएंगे और वहाँ स्नान करेंगे। तो वो पूरा एक भव्य कार्यक्रम होगा। पूरा देश आपको इकट्ठा दिखेगा कि नहीं, ये समाज। तो दो बातें होती हैं, एक हमारा जो वनवासी समाज है, बहुत सारी आपने देखी होंगी देश में तमाम विघटनकारी शक्तियाँ ये भ्रम फैलाने की कोशिश करती हैं कि ये समाज हिंदू नहीं है, उसको वो अलग बताने की कोशिश करते हैं। अपनी पूरी कोशिश होती है कि हमें ये दिखाना है, बताना है समाज को जो सत्यता है कि नहीं, ये अपना समाज है, ये अपने साथ खड़ा है, हम इनके साथ खड़े हैं। वास्तव में अपने धर्म के रियल जो इस समय ध्वजवाहक हैं वो यही समाज है। उसको केवल समाज के सामने लाना और इनको ये अनुभूति कराना, ये हम सभी भारतवासियों का एक हमारा कर्तव्य है कि नहीं, हम सब इकट्ठे हैं। देश के सभी जो है प्रांतों से अलग अलग टोलियां अपने अपने पारिवारिक वेशभूषा में आएंगे। उनकी अपना कल्चर है, वो उस वेशभूषा में नाचते गाते हुए संगम की ओर प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम की भव्यता का तो आप अंदाज इसी से लगा सकते हैं। लगभग रोज ही 5-6 हज़ार आदमी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और कार्यक्रम करता है। करीब ये 10-15 दिन तक लगातार चलेगा। सब स्टेट से हमारे जनजाति बंधु आ रहे हैं और वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। भव्यता तो इसे जानी जा सकती। तो महाकुंभ एकता का प्रतीक है। ये सारे कार्यक्रम दर्शाते हैं कि किस तरीके से देश के समस्त लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो जनजातीय लोग हों चाहे अन्य लोग हों। यहाँ आकर वो खास तौर से जो समागम में हिस्सा लेंगे, इसके साथ साथ जो अमृत स्नान करेंगे, निश्चित रूप से अपनी सनातन परंपरा के और करीब भी जाएंगे। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, DD न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ।
संविधान किसी देश का एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान के अनुसार किसी देश की सरकार और लोगों के अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण होता है। महाकुंभ में संविधान निर्माण की संपूर्ण जानकारी देने वाला एक पवेलियन बनाया गया है। यहाँ संविधान के सभी अनुच्छेदों की डिजिटल तरीके से जानकारी दी गई है। महाकुंभ आने वाले लोगों के लिए ये पवेलियन आकर्षण का विषय बना हुआ है। यहाँ छात्र, वकील और श्रद्धालु सभी आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी की ये खास रिपोर्ट। हमारा देश, हमारा अभिमान, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। महाकुंभ क्षेत्र में संविधान से संबंधित ये गैलरी, ये पांडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में युवा, तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र, वकील, जजेस और अन्य संख्या में आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। अगर संविधान की बात करें तो हमारा संविधान लोकतंत्र का वैश्विक संगम भी है, क्योंकि हमारे संविधान में अनेक देशों के संविधान के मूल तत्वों को शामिल किया गया है, जो कि डेमोक्रेसी को या फिर हमारे लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। खुद हमारा संविधान वैश्विक लोकतंत्र का वैश्विक संगम है। तो यहाँ पर ऑडियो विजुअल तरीके से पूरे के पूरे संविधान की प्रक्रिया को बताया गया है और यहाँ पर बेहद खूबसूरत तरीके से संविधान के मूल तत्वों को ऑडियो विजुअल तरीके से व्याख्यायित किया गया है। अनेक ऐसे तथ्य यहाँ पर हैं जो लोग ऑडियो विजुअल तरीके से सुन सकते हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और संरक्षण। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों को ऑडियो विजुअल तरीके से व्याख्यायित किया गया है और बड़े अच्छे तरीके से लोग इसको सुन और समझ सकते हैं। बहुत सारे अनछुए तथ्य और सत्य यहाँ पर आकर दिखते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित तरीके से इस पूरे संविधान को बनाया था और उसकी पांडुलिपि अभी भी संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है। यहाँ सबसे विशिष्ट बात यह है कि ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव से संविधान सभा के दौरान संविधान सभा के सदस्यों के जो मूल भाषण हैं उनकी मूल आवाज में यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे will rejoice, relighting her lamp of inspiration, so that once again in history she takes her rightful place. ये दुर्लभ आवाज है और ये दुर्लभ तस्वीरें हैं कि किस तरीके से संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी भावनाओं के उद्गार रखे संविधान सभा में। पूरे पांडाल की प्रदर्शिका है हमारे साथ। कैसा लोगों का उत्साह है, कैसे लोगों के फीडबैक है, कैसे लोग यहाँ पर आकर संविधान निर्माण प्रक्रिया को समझ पा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। स्पेशल यूथ और साथ ही साथ सीनियर सिटीज़न भी वो इतने ज़्यादा इसके प्रति आकर्षक है कि उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि इस पूरे माघ मेले में सबसे अच्छी उनको कोई प्रदर्शनी या गैलरी लगी है तो यही संविधान सभा। यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है संविधान की मूल प्रति की वो झांकी, जिसपे सिंधु घाटी की सभ्यता की बैल की मोहर है। संविधान के भाग 1 में वैदिक गुरुकुल की स्थापना जो की जाती थी वो हमारे संविधान के भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित हैं उन पर व्याख्यायित किए गए हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पर राम के वनवास का चित्र स्थापित किया गया है। भाग 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए उसको व्याख्यायित किया गया और ये सारे चित्रण जो है मूल संविधान की प्रति पर रखे हुए हैं। भगवान बुद्ध का चित्र, भगवान महावीर का चित्र, साथ ही साथ सम्राट अशोक का धर्म का प्रचार और साथ ही साथ हमारे जो सनातन शाश्वत मूल्य हैं वो किस तरीके से संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर अंकित किए थे उसका भी साक्षात्कार यहाँ आकर लोग कर सकते हैं। तो जिस तरीके से प्रस्तावना हमारे संविधान की मूल भावना कही जाती है तो ये समानता जो शाश्वत मूल्य है हमारे, ममता, समानता, करुणा, यहाँ आकर कोई आत्मसात कर सकता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान संपन्न हो गया है। अब सभी सन्यासी अखाड़े महाकुंभ से प्रस्थान करेंगे। कल 7 फरवरी को ध्वज स्नान और कड़ी पकौड़ी की रस्म के साथ सन्यासी अखाड़े यहाँ से काशी के लिए चले जाएंगे। काशी में महाशिवरात्रि का स्नान करेंगे। मसाने की होली तक काशी में प्रवास करेंगे। इसके बाद ये नागा साधु अपने गंतव्य के लिए चले जाएंगे। आनंद अखाड़ा के सचिव गणेश आनंद सरस्वती ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि आज का युवा सनातन के प्रति आकर्षित हो रहा है। महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान संपन्न हो गए हैं। अब सन्यासी अखाड़े यहाँ से प्रस्थान करेंगे काशी के लिए। क्या कुछ ये परंपरा होती है खास? हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं।
महंत जी ये बताएं महाराज जी कि क्या परंपरा है सन्यासी अखाड़ों की, अब आप लोग कहाँ जाएंगे, कल क्या प्रक्रिया रहेगी? प्रयागराज महाकुंभ का यहाँ का जो उत्सव है, जो अनुष्ठान है, वो आज हमारा समाप्त हो गया। तीसरे अमृतशाही स्नान के बाद ये हमारा लगभग सभी संत अपने अपने तैयारी में लगे, जो अपने अपने स्थानों पे जाएंगे। जो हमारा पंच परमेश्वर है, कुछ दिगंबर साधु है, नागा संत है, हमारे महंत कारभारी अभी यहाँ से काशी जाएंगे। भगवान विश्वनाथ जी का शिवरात्रि को दर्शन करेंगे। शिवरात्रि के स्नान एवं विश्वनाथ जी का दर्शन की परंपरा है, वो परंपरा हम करेंगे। और अभी वहाँ होली तक हम लोग रहेंगे, जो होली तक हमारा अनुष्ठान चलेगा। 12 महीने का जो अखाड़े की परंपरा होती है, काशी हमारा हेड ऑफिस है, सभी के वहाँ पर निवास स्थान है, सभी अखाड़ों का वहाँ पर वास्तव रहेगा। और अपनी जो 12 वर्ष की या 6 साल की, ये मेरे से वो मेरे तक का जितने विभक्त है, बाहर गए हुए सब सन्यासी है, सब एकीकरण होगा। संस्था के हमारे साधु किस क्षेत्र में जाके धर्म प्रचार करेंगे, क्या कार्य करेंगे, ये सब नियोजित कार्यक्रम वहाँ पर 15-20 दिन में भी चलेगा। महाराज जी चुनाव संपन्न हुए अखाड़ों के आपके यहाँ, ये क्या परंपरा है? लोग जानना चाहते हैं कि सन्यासियों के यहाँ भी चुनाव होते हैं, चयन किया जाता है। एक लोकतांत्रिक परंपरा है चुनाव की, जो मतलब सब लोग जानते हैं, सब करते हैं। हमारे यहाँ भी संस्था की व्यवस्था होती है, अखाड़ा है, ये अखाड़े को चलाना, करना, धरना, जो 10,000 सन्यासी, लाखों नागा सन्यासी होता है, उनकी व्यवस्था रखना, ये सब भारी काम होते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ पदों की नियुक्ति होती है और ये लोग 6 साल वो कार्य करते हैं कि संस्था का पूरा कार्यभार वो संभालेंगे, आए वे भी देखेंगे। महाराज जी इस बार महाकुंभ की धरती में लगभग आज तक तो 39 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। हमने देखा युवा भी बहुत आ रहा है, सनातन के प्रति युवा का लगाव बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये बड़ी हर्ष की बात है कि जो हमारा युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा था, बाहर जा रहा था, वो आज युवा ये सनातन से जुड़ रहा है, सनातन को समझ रहा है, शायद हमारा सनातन उभर रहा है। तो सनातन बिल्कुल जिस तरीके से युवाओं में इसके प्रति आकर्षण हो रहा है और महाकुंभ कहीं न कहीं सनातन की एकता का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। अब सन्यासी अखाड़े यहाँ से काशी के लिए कल प्रस्थान करेंगे, अपनी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ। और आइए अब कुछ और खबरों को फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एयरफोर्स का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। दोनों पायलट हादसे से पहले ही कूद गए, फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। क्रैश होने वाला फाइटर प्लेन ग्वालियर में IAF बेस से संचालित हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष फिलिमोन यांग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। UNGA अध्यक्ष फिलिमोन यांग का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने उनके नेतृत्व की सराहना की। राष्ट्रपति ने 21 सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में आयोजित भविष्य के लिए समझौता शिखर सम्मेलन में उनकी अहम भूमिका की प्रशंसा की। छत्तीसगढ़ में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 17 साल से वामपंथी संगठन में सक्रिय नक्सल दंपत्ति पवन तुलावी और उनकी पत्नी पायेम ओयाम ने पुलिस और ITBP के सामने आत्मसमर्पण किया। शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव नुरलान यारमेक बायफ 4 से 7 फरवरी तक 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से मुलाकात और बैठक की और SCO ढांचे के तहत क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। बैठक में सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में भारत की सक्रिय भूमिका और बहुपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देने और साझा चुनौतियों के समाधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित थी। अमृतसर में गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने के प्रयास की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को सौंप दी है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा मंत्रालय ने EEL, MIL और BEL के साथ 10,147 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध के अनुसार पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा भारतीय सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ शक्ति सॉफ्टवेयर में अपग्रेड के लिए भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश के संभल में बकाया जमा न करने पर कनेक्शन काटने गई बिजली विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया। दबंगों ने बिजली विभाग की टीम को दौड़ा कर पीटा। मामला बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव कनेटा का है। कर्मचारियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहाका स्थित वायुसेना स्टेशन पर 10 से 14 फरवरी 2025 तक
एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। इस कार्यक्रम में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी के साथ साथ भारतीय वायुसेना और अन्य प्रतिभागियों द्वारा हवाई प्रदर्शन भी शामिल होंगे। एरोस्पेस उद्योग में वैश्विक प्रमुखों और बड़ी कंपनियों के अलावा दुनिया भर के थिंक टैंक भी इस प्रदर्शनी में भाग लेंगे। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 2700 से अधिक छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। 798 छात्रों को पीएचडी डिग्री प्रदान की गई, जिनमें 408 महिलाएं और 390 पुरुष शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व चेयरमैन और प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी विनियम 2025 के मसौदे पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की समय सीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले हितधारकों को 5 फरवरी तक प्रतिक्रिया भेजनी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सचिन ने राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान में भ्रमण किया। फिर सचिन ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित विमर्श श्रृंखला कार्यक्रम में अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव साझा किए। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान का दीदार करने आम और खास हर कोई राष्ट्रपति भवन पहुंच रहा है। गुरुवार को जब भारत के पूर्व क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सचिन तेंदुलकर के साथ अमृत उद्यान का भ्रमण किया। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने राष्ट्रपति को जर्सी भेंट की। इसके बाद सचिन तेंदुलकर राष्ट्रपति भवन विमर्श श्रृंखला के मंच पर पहुंचे। राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर ने अपने खेल करियर से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव साझा किए। दर्शकों से भरे सभागार में सचिन ने अपने बचपन की यादों से लेकर खेल करियर के साथ अपने जीवन के कई अहम बिंदुओं पर खुलकर बात की। राष्ट्रपति भवन विमर्श श्रृंखला के मंच पर मास्टर ब्लास्टर सचिन ने दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। साथ ही युवा खिलाड़ियों को अपने लक्ष्य को साधने के लिए सुझाव भी दिए। राष्ट्रपति भवन विमर्श श्रृंखला का यह मंच देश के खेल, शिक्षा और साहित्य से जुड़े लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका देता है। आज इस मंच पर खुद सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को साझा किया। कैमरामैन अजीत के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 47 ओवर 4 गेंदों में 248 रन बनाए। जवाब में भारत ने 38 ओवर 4 गेंदों में 6 विकेट पर 251 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब टीम इंडिया की नज़र दूसरे वनडे में जीत के साथ अजय बढ़त बनाने पर होगी। ये मुकाबला कटक में 9 फरवरी को खेला जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।